अभिनंदन आपका। इतिहास की इस रोचक दुनिया में हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी का न्यासधारिता सिद्धांत, जिसे हम न्यासिता सिद्धांत भी कहते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी एक राजनेता थे। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति से सभी लोग सहमत नहीं हुआ करते। कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर हमारी गांधी जी से विनम्र असहमति हो, लेकिन यदि हम गांधी जी के एक राजनेता रूप से हटकर उनके दार्शनिक रूप पर, उनके चिंतक रूप पर, उनके विचारक रूप पर विमर्श करें तो हमें कुछ ऐसी बातें जानने को, समझने को मिलती हैं कि हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जीने का सही रास्ता यही है। गांधी जी ने जब देखा, और खास तौर से एक राजनेता होने के नाते, कि इस समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है, बहुत चौड़ी है, तो उनका चिंतक रूप, उनका विचारक रूप जाग गया। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि इस समाज में गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटाने का कोई रास्ता हो सकता है तो वह अहिंसा पर आधारित ही हो सकता है। और ऐसा ही एक रास्ता न्यासिता का सिद्धांत है, न्यासधारिता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है। मैं बताऊंगा आपको कि गांधी जी ने यह विचार कहां से लिया, लेकिन इतना तय है कि अपनी भारतीय संस्कृति में न्यासिता की अवधारणा नई नहीं है। आप देखते हैं कि जिन लोगों के पास धन है वे अस्पताल खुलवाते हैं, वे धर्मशालाएं खुलवाते हैं, वे प्याऊ लगवाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे चाहे तो ऐसा करें और चाहे तो न करें। क्या वजह है कि वे इस तरह के काम करते हैं? इसकी सीधी सी वजह है कि उनका हृदय उनसे कहता है कि तुमने जो कमाया है वह इस समाज से कमाया है और इसका एक हिस्सा समाज को लौटाना चाहिए। बस यही गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत है। उनका यह कहना था कि आप तलवार के सहारे, खंजर के सहारे, बंदूक के सहारे चाहते हैं कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो जाए, तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आपके हाथ में खंजर आ गया, जब आपके हाथ में तलवार आ गई, जब आपके हाथ में बंदूक आ गई, तो आप भी उतने ही क्रूर हो गए,
आप उतने ही असहिष्णु हो गए जितना कोई पूंजीवादी आपके हिस्से का धन इकट्ठा करके होता है। इसलिए जरूरी है कि कोई एक पक्ष अहिंसक हो जाए, और यदि दोनों ही पक्ष अहिंसक हो जाए तो संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी और वह बहुत अच्छी होगी। वे कहते हैं कि पूंजीपति को यह मानना चाहिए कि उसके पास जो धन है उस पर उसका हक नहीं है, क्योंकि उस धन में श्रमिकों का रक्त और स्वेद लगा हुआ है, खून और पसीना लगा हुआ है। तो गांधी जी क्या रास्ता बताते हैं आपको, कैसे यह हो सकता है? तो उन्होंने कुछ सूत्र दिए न्यासिता के, और उन सूत्रों के आधार पर उन्होंने कहा कि मेरा स्वतंत्र भारत, मेरा आजाद हिंदुस्तान यदि चलेगा तो आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी, और वह निश्चित रूप से होगी। उनसे जब पूछा गया कि आपका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत तो पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, आप दुनिया की बात करते हैं, आप भारत की बात करते हैं, दुनिया को और भारत को छोड़ दीजिए, आपके आसपास के पूंजीपति भी अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे पूंजीपतियों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं, और यदि वे नहीं करते हैं तो उनको करना पड़ेगा। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले स्पष्ट कहा देश के पूंजीपतियों को, देश के धनिकों को, कि आप समझ लीजिए कि आपके दिन पूरे होने वाले हैं। अब इस देश की जनता अहिंसक संघर्ष करेगी, और अहिंसक संघर्ष का मतलब यही है कि आप अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सत्य के मार्ग पर चलते रहें, लेकिन आप अपने विरोधी से घृणा न करें। इस विषय पर अपन बहुत बात कर चुके हैं, पिछले अंक में भी मैंने यह कहा था। तो फिर गांधी जी की दृष्टि में जब भारत आजाद हो जाएगा, या मैं इसे यूं कहना चाहूंगा कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और यहां की सरकार बनेगी। वैसे तो गांधी जी का यह कहना था कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए। जब सभी लोग अहिंसक हो जाएंगे तो लोग अहिंसा के मार्ग से प्रेरणा लेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और ये गांधी जी ने नया नहीं कहा। मैं बहुत बार कहता हूं कि महाभारत में भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि एक समय था जब न राज्य था, न शासक था, मतलब न राजा था, न कोई न्यायाधीश था, न कोई दंडाधिकारी था। सभी लोग अपने अपने धर्म पर चलते हुए एक दूसरे की रक्षा करते थे। युधिष्ठिर, जब यह स्थिति न रही, जब विक्षोभ आया, जब विचलन आया, तो समाज को राज्य की जरूरत पड़ी, समाज को राजा की जरूरत पड़ी, समाज को दंडाधिकारी की जरूरत पड़ी, समाज को न्यायाधीश की जरूरत पड़ी। तो गांधी जी ऐसे ही एक समाज की कल्पना करते हैं। फिर भी वे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मेरे आदर्श को पूरी तरह से हासिल करना असंभव ही है,
लेकिन उस रास्ते पर चला जरूर जा सकता है। मैं मानता हूं कि सरकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि सरकार हो तो वह न्यूनतम शासन करे। तो लोगों ने गांधी जी से पूछा कि आजादी के बाद में फिर यह न्यासिता कैसे चलेगी आपकी? आप कहते हैं पूंजीपतियों से कि आप स्वयं को इस धन का न्यासी मानिए, आप यह मानिए कि यह आपके पास रखा हुआ है और इसका उपयोग आपको लोगों के भले में करना है। तो गांधी जी ने कहा कि कुछ सूत्र देता हूं मैं, न्यासिता के सूत्र। वैसे तो ये सूत्र तैयार किए थे किशोरलाल मशरूवाला और नरहरि पारिख ने, गांधी जी के कहने पर। गांधी जी ने उन सूत्रों में कुछ संशोधन किए और उसके बाद एक पूरी आचार संहिता समाज के सामने रख दी। उसके अपन कुछ बिंदुओं की बात करेंगे। पहली बात उन्होंने कहा कि यह जो न्यासिता है, यह जो ट्रस्टीशिप है, यह वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में रूपांतरित करने का एक साधन है। न्यासिता पूंजीवाद को बख्शती नहीं है, वह पूंजीवादियों को स्वयं में सुधार करने का मौका देती है। और मेरा यह मानना है, गांधी जी के अनुसार मेरा यह मानना है कि मानव की प्रकृति सुधार से कभी परे नहीं हो सकती। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि मनुष्य का स्वभाव अहिंसक होता है। मूलतः मनुष्य अहिंसक है। हिंसा तो पशु का स्वभाव है, स्वभाव से पशु होता है हिंसक, मनुष्य नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो न्यासिता है उसमें निजी स्वामित्व जैसी कोई चीज नहीं होगी। किसी संपत्ति का कोई व्यक्तिगत स्वामी नहीं होगा। केवल वही व्यक्ति किसी संपत्ति का निजी स्वामी हो सकता है जिसे संपत्ति विशेष के संदर्भ में समाज अनुमति दे दे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो धन संपत्ति का जो स्वामित्व है और जो उपयोग है, यह किसी कानूनी विनियमन की वर्णना नहीं करता। यह संपत्ति विधिक हो सकती है, गांधी जी का यह कहना था। यानी राज्य संपत्ति को विधिक बना सकता है, लेकिन राज्य में जो लोग काम करेंगे, सरकार में जो लोग काम करेंगे, वे लोग अहिंसा के पुजारी होंगे। इसलिए वे ऐसा कोई विनियमन करेंगे ही नहीं जो समाज के हित पर कुठाराघात करता हो। उन्होंने कहा कि यदि सरकार या राज्य की ओर से किसी को किसी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह उस संपत्ति का ऐसा मनमाना उपयोग करे कि दूसरों को उससे हानि पहुंचे। वह नहीं कर सकता, और यदि वह करेगा तो उसके विरुद्ध
अहिंसा की आचार संहिता के अनुसार, सत्याग्रह के नियमों के अनुसार संघर्ष किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा और एक बड़ी बड़ी जोरदार बात कही, आप भी ऐसा सोचते होंगे बहुत बार, हमारा शासन, हमारी सरकार यह तय करती है कि व्यक्ति की न्यूनतम आय है वह इतनी होनी चाहिए, वह व्यक्ति की न्यूनतम आय तय करती है। और आप जानते हैं कि इस न्यूनतम आय के हिसाब से बड़े बड़े बजट बनते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, लेकिन कभी किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि आपकी यदि न्यूनतम आय तय है तो फिर आपकी अधिकतम आय भी तय होनी चाहिए। न्यूनतम आय की तो आप एक सीमा बना रहे हो कि इससे कम यदि होगा तो व्यक्ति का गुजारा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार करके देखा है कि एक सीमा से अधिक आय आपकी है तो भी आपका चैन से गुजारा नहीं होता है? यदि गांधी जी के विचारों की गहराई में जाएं तो आप देख लीजिए, अपने चारों ओर नजर घुमाकर देख लीजिए, जिन लोगों की आय उनकी जरूरत से ज्यादा है, उनका जीवन इस चिंता में गुजरता है कि यह आय रक्षित कैसे हो, यह आय बची कैसे रहे। और इसका दूसरा रूप तो और भी बुरा है, खतरनाक है। वह जिसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक आय है, वह अपनी उस आय के आधार पर दूसरों का शोषण करता है, क्योंकि अतिरिक्त आय उसकी शक्ति बन जाती है, उसकी ताकत बन जाती है। वह उसे ताकत समझता है और फिर अच्छे और बुरे सभी कामों में वह उसका उपयोग कर सकता है, उस शक्ति को काम ले सकता है, लेकिन वह अच्छे कामों में नहीं लेता है, बुरे कामों में लेता है। गांधी जी का यही कहना था कि यदि धन के रूप में आपके पास शक्ति है तो आप ये मान के चलिए कि यह शक्ति आपकी नहीं है, सबकी है, और इस शक्ति के आधार पर आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। अब अगला प्रश्न, आप न्यूनतम और अधिकतम आय तय भी कर देते हो कि इससे ज्यादा आय समाज में किसी के पास नहीं होगी, पूरी तरह से कल्पना है। लेकिन गांधी जी का मानना है कि कभी तो यह सपना सच होगा कि समाज लोगों की अधिकतम आय तय करेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आय और किसी भी व्यक्ति की अधिकतम आय के बीच का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप उदाहरण के लिए आप यह तय कर दें कि किसी व्यक्ति को अपना, एक व्यक्ति को अपना मासिक खर्च निकालने के लिए 10,000 रुपयों की आवश्यकता होती है न्यूनतम, तो आप अधिकतम 15,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं। और यदि आप मानते हैं कि एक व्यक्ति को न्यूनतम 50,000 रुपए महीने के चाहिए, तो फिर आप न्यूनतम आय भी 45 तय कर दीजिए, 40 तय कर दीजिए। फिर मजदूर के पास भी ज्यादा होगा यदि आपके पास ज्यादा होगा।
तो श्रमिक के पास भी ज्यादा होगा। इसे यूं समझिए कि एक व्यक्ति दिन भर खाई खोदता है, मजदूरी करता है, वह पूरे दिन अपना खून पसीना बहाता है, उसका समय भी 8 घंटे खर्च हो रहा है, 10 घंटे खर्च हो रहा है, 12 घंटे खर्च हो रहा है। ईश्वर ने सबको बराबर समय बांटा है ना, सभी को शरीर दिया है और सभी कष्ट भोगते हैं। और कोई व्यक्ति वकील है और वह एक पेशी के ही 1 लाख रुपए लेता है, जबकि उसने वहां आधे घंटे पौन घंटे काम किया। या वह एक पेशी के 10,000 रुपए लेता है, मान लो महीने में वह 30 पेशियां करता है, कितने रुपए हो गए। एक प्रोफेसर है, वह दिन की 2-3 कक्षाएं पढ़ाता है और उसकी आय है मासिक 2.5 लाख रुपया। और एक मजदूर नहीं कमा रहा है 10,000 रुपया ही। तो मेहनत तो दोनों ने की है, एक ने खाई खोदी है, एक ने पढ़ाया है। शारीरिक श्रम की दृष्टि से देखें तो प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया पूरे दिन में, मानसिक श्रम किया है और वह बहुत किया है। तो गांधी जी का यह कहना था कि भाई दोनों को चाहिए कितना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पेट भरने के लिए कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, एक आवास चाहिए, वही मजदूर को चाहिए। तो फिर ये आय में इतना अंतर क्यों है? यह आय का अंतर समाज में हिंसा पैदा करता है, यह आय का अंतर विषमता पैदा करता है, यह आय का अंतर गरीब की स्वतंत्रता का हनन करता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह तो असंभव है। गांधी जी का यह कहना था कि आज असंभव हो सकता है, आप इस काम में लगे तो सही। शरीर तो आपका नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी चेतना अगली पीढ़ी में भी जीवित रहेगी और अगली से अगली पीढ़ी तक यह संदेश जाएगा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोगों की न्यूनतम और अधिकतम आय सुनिश्चित हो जाएगी और अधिकतम आय न्यूनतम आय से बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये गांधी जी का मैं बड़ा प्रभावित हूं उनकी इस विचारणा से। एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि उत्पादन कितना होना चाहिए, आपको कितना अनाज उत्पन्न करना चाहिए। आपको उतना ही अनाज उत्पन्न करना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। एक व्यक्ति 1000 खेत कब्जे में कर लेता है और वहां मजदूर रखकर और अन्न के भंडार लगा लेता है। इस तरह के अनेक व्यक्ति हो जाएंगे तो अन्न का संकेंद्रण हो जाएगा और फिर वे व्यक्ति क्या करेंगे? समाज में अन्न की आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे। फिर वे ऐसे विज्ञापन बनाएंगे कि देखिए आप गेहूं से ये चीजें बना सकते हैं, इन्हें खाइए, आपको अच्छा लगेगा। और फिर यह होगा कि आप उस अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में खपाने की कोशिश करेंगे। यदि आप कपड़ा ज्यादा बना रहे हैं, अंग्रेजों ने क्या किया था? यही तो किया था। वो भारत में अपने यहां उत्पादित कपड़ा ही तो बेचते थे, सूती कपड़ा, और वे कहते थे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आपका जीवन जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छे कपड़े पहनो, आप कड़कदार कपड़े पहनो, कलमदार कपड़े पहनो।
और कपड़ों को बदलते रहो, बहुत ज्यादा दिनों तक न पहनो। पहले ये धनिकों ने सीखा और फिर मध्यम वर्ग तक आया और फिर निम्न वर्ग तक पहुंचने लगा। ये सोच ठीक नहीं है समाज के लिए। इसी तरह से दवाइयों का अतिरिक्त उत्पादन करके आप लोगों को कहते हैं कि आप दवाई खरीदिए। ये पूरा मार्केट है विटामिन बनाने का। आप पहले विटामिन की दवाइयां बनाएंगे और फिर आप विज्ञापन देंगे। आप समाज में कहेंगे कि इस विटामिन की कमी से यह बीमारी हो जाती है, इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं। तो गांधी जी का यह कहना था कि उत्पादन उतना ही करो जितनी जरूरत है। आपको जरूरत है, समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है। चीन के माल से हिंदुस्तान का बाजार अटा पड़ा है। अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया। चीन ने आवश्यकता उत्पन्न की दुनिया में, स्मार्टफोन दिया, नए नए प्रकार के स्मार्टफोन, 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का फोन। और मध्यम वर्ग को विज्ञापनों के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यह बताने की कोशिश की कि यह आपकी बहुत बड़ी जरूरत है। जो नया फोन आया है उसमें ये चीजें और हैं, आपको तो ये लेनी चाहिए। जबकि आपका काम 10,000 के फोन से आराम से चल सकता है, लेकिन आप 2, 3, 4, 6 महीनों में उसको फेंक के और नया फोन खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरी जरूरत है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। चाहे गाड़ियां हो, उनमें भी यही हाल है। यानी जिनके पास आय ज्यादा है वे लोग अपनी आय को बाजार में फेंकते रहें, और जिनके पास आय मध्यम है, जो अपना काम निकालते हैं आराम से, वो भी कष्ट उठाकर नई नई चीजें खरीदें। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो उत्पादन का और वितरण का जो असंतुलन है, यह देशों में शत्रुता पैदा कराता है और एक देश दूसरे देश को हड़पना चाहता है। आज की बात नहीं है। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन क्या है? एक टापू ही तो है। और भारत से कितनी दूर है, अफ्रीका से कितनी दूर है, दुनिया के कितने देशों पर शासन किया उन लोगों ने अपने अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिए। इस ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में कितनी आर्थिक विषमता आई, कितने लोगों का शोषण हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि उत्पादन आप संतुलित कीजिए। ज्यादा उत्पादन करेंगे तो आपको वो माल बेचने के लिए बाजार बनाने पड़ेंगे, और इस तरह से राष्ट्रों को क्षति होगी। उनका यह कहना था कि आप जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वह प्राणहीन है। जैसे मोम की मूर्तियां लगती बड़ी सुंदर हैं, स्वाभाविक लगती हैं। मैडम तुसाद का संग्रहालय जानते होंगे आप, सुना होगा उसके बारे में। मोम की मूर्तियों में प्राण नहीं होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते आप कागज के फूल बना सकते हैं, आप उनमें खुशबू पैदा नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी अर्थव्यवस्था में नैतिकता का प्राण तत्व नहीं है, जब तक आपकी अर्थव्यवस्था के पुष्प में नैतिकता की सुगंध नहीं है, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था बेकार है। वह वैसी ही है जैसे किसी शरीर में प्राण तत्व नहीं होता, प्राण नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के नियमों में भी नैतिकता का तत्व होना चाहिए, और अपने भारतीय दर्शन में तो नैतिकता ही नैतिकता है। हमने
उसको छोड़ दिया, यह अच्छा नहीं किया। फिर कहा कि ये जो प्रोडक्शन है, जो अतिरिक्त उत्पादन है, इस पर नियंत्रण जनता का हो, क्योंकि जनता को पता है कितनी आवश्यकता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, समझदार लोग जो न्यासिता को समझते हो, जो जानते हो कि इतना अधिक हो जाएगा, यह संकट के समय काम आ सकता है, इसकी रक्षा का काम फला न्यासी को दे दिया जाना चाहिए, वह इसकी रक्षा करेगा। और गांधी जी ने यह भी कहा कि कोई न्यासी ये कह सकता है कि फिर मेरा गुजारा कैसे होगा, तो यदि आप पूंजीपति हैं तो आप अपने हिस्से का धन रख लीजिए, उतना ही रखिए जितना एक गरीब के पास होता है, बाकी आप उस धन की रक्षा करते हुए समाज में ही खर्च करते रहिए। और यदि आप पूंजीपति नहीं हैं और आपको न्यासी बना दिया गया है तो आप कहेंगे कि फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। उस स्थिति में गांधी जी ने कहा कि राज्य कमीशन की व्यवस्था करेगा कि इस व्यक्ति का रोजगार है संपत्ति की रक्षा करना, समाज की संपत्ति की रक्षा करना और उसको समाज पर खर्च करना। तो एक मॉडल दिया गांधी जी ने, मैं ये कहना चाहता हूं। और गांधी जी ने कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर हिंसा होगी। यदि पूंजीपति हिंसा कर रहा है और उसके खिलाफ मजदूर भी हिंसा करके खड़ा हो गया तो फिर दोनों ही तरफ हिंसा होगी, तो हिंसा ही आगे बढ़ेगी और वह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, दुनिया में कभी खत्म होगा ही नहीं। तो यदि आपको आर्थिक समानता स्थापित करनी है तो ये जो कुछ बातें हैं गांधी जी की, इन पर गौर करना हो। वे कहते हैं कि भाई क्या होती है गरीबी, ये गरीब जानता है, अमीर को जानना चाहिए। अमीर जब जानेगा कि गरीबी क्या होती है तभी तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। वह अपनी, यद्यपि उसके पास बहुत धन है, लेकिन वह करके तो देखे, अपनी आवश्यकता को उस स्तर पर ले जाकर देखे जो स्तर आम आदमी का है। यदि आपको कष्ट होता है कि आम आदमी की तरह नहीं जिया जा सकता, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके पास जो ज्यादा है वह इनके हिस्से का है। गांधी जी ने यूं ही लंगोटी धारण थोड़ी कर ली थी। उनका यह कहना था कि जब हिंदुस्तान का आम आदमी कपड़ा नहीं पहन सकता, गरीब आदमी कपड़ा नहीं पहन सकता, तो मुझे कपड़ा पहनने का हक नहीं है, नहीं पहनना चाहिए मुझे। जितने खर्चे में हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी गुजारा करता है, उतने ही खर्चे में मुझे मेरा गुजारा करना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि पूंजीपति अपना स्तर नीचे गिरा लेता है तो स्वाभाविक रूप से गरीब का स्तर ऊपर उठेगा और फिर गरीबी रहेगी नहीं, फिर कोई गरीब नहीं होगा। यह गांधी जी के समाज की कल्पना है, जिसके बारे में वे मानते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, और अगले वर्ष नहीं तो उसके अगले वर्ष, और उसके अगले वर्ष नहीं तो इस शताब्दी में, और इस शताब्दी में नहीं तो अगली शताब्दी में होगा जरूर। आर्थिक समानता स्थापित करने का काम होगा और मनुष्य ही करेंगे, क्योंकि यह समाज मनुष्यों से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी अर्थशास्त्र को मान्यता नहीं देता जो हमें कुबेर की पूजा करना सिखाता है, धन की पूजा करना सिखाता है। 9 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखी हुई है ये बात। उन्होंने कहा कि हम सबको एक ईश्वर के साम्राज्य की कल्पना करनी चाहिए। ईश्वर ने जब सबको समान बनाया है तो फिर हम विभेद क्यों पैदा करें। ये बात गांधी जी ने कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां राज्य होगा वहां थोड़ी बहुत हिंसा होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि इस आदर्श पे चला नहीं जा सकता, लेकिन वह हिंसा न्यूनतम होनी चाहिए।
और उसे कम करते रहने की कोशिश चालू रहनी चाहिए। आपके रोजगार का आधार अहिंसा ही होना चाहिए। आप किसी ऐसे रोजगार का हिस्सा मत बनिए जिसमें दूसरों का शोषण होता हो। यदि आप किसी ऐसे रोजगार का हिस्सा बनते हैं जिसमें यदि हिंसा होती है तो फिर आप कसाई हैं। आप में और कसाई में कोई अंतर नहीं है। ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें अनिवार्य रूप से हिंसा होती है, लेकिन व्यक्तियों को उनसे दूर रहना चाहिए। वे तो यहां तक कहते थे कि भाई किसी दूसरे के पास संपत्ति ज्यादा है और आपके पास नहीं है, आप उससे ईर्ष्या करते हैं तो भी हिंसा करते हैं। आपको उसका हृदय परिवर्तन करना है तो फिर ईर्ष्या कैसी? उससे प्रेम करते हुए चलिए। वे कहते थे मेरे बहुत सारे पूंजीपति मित्र हैं जिन वो जानते हैं कि मैं उनका एक तरह से शत्रु ही हूं। मैं पूंजीपतियों को गरीब के स्तर पर लाना चाहता हूं, जीवन स्तर के क्षेत्र में, लेकिन वे मुझसे नफरत नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वे मुझसे प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारी अर्थव्यवस्था ही अहिंसा केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास उतनी ही जमीन है जिसके जोतने से जो उत्पादन होता है, अन्न उपजता है, और उससे उसका काम निकल जाता है, तो उसको और जमीन खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं उनको जमीनें दे देनी चाहिए दूसरे लोगों को, क्योंकि जमीनें ईश्वर की है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, वह यह है कि ये जो मशीनें आई हैं ये धन का केंद्रीकरण करती है। मशीन अपने आप में बुरी नहीं है, आपको चरखा चलाना पड़ेगा। चरखा अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला उपकरण नहीं है, लेकिन आप मशीनों के माध्यम से कपड़ा बना रहे हैं, आप मशीनों के माध्यम से जूते बना रहे हैं, आप मशीनों के माध्यम से दवाइयों पर दवाइयां बना रहे हैं, तब आपको एक बाजार खड़ा करना पड़ेगा। और बाजार की व्यवस्था शोषण की व्यवस्था होती है सामान्यतः। बाजार बनाएं तो ऐसा बनाएं जिसमें शोषण न हो किसी का। तो गांधी जी की जो न्यासधारिता का सिद्धांत है, बड़ा ही मोहक सिद्धांत है। यह सिद्धांत आपको मोहित करता है, लेकिन व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू करना प्रारंभ में कठिन है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक धनी व्यक्ति है और उसके पास बहुत धन है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मुझे गरीब के स्तर पर आना है। मैं ज्यादा क्यों बरतूं जब मेरे देश के लोग नहीं बरत पा रहे हैं, मेरी दुनिया के लोग नहीं बरत पा रहे। तो जब वह अपनी आवश्यकताएं कम करेगा तो उसको कष्ट होगा, उसे वह कष्ट सहन करना आना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या जब इतनी बढ़ जाएगी कि वे लोग शर्मिंदा होंगे जो उनके मुकाबले धन संचय करेंगे, फिर एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ये सोचने लगेगा कि आवश्यकताएं कम करने में सुख है। सरल सी बात है कि हम घर में ताले क्यों लगाते हैं?
हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो ताला लगा कर जाते हैं, क्यों? कि हमसे कोई छीन लेगा, हमारी कोई चीज ले जाएगा। यदि आपके पास आपके घर में उतना ही है जितना आपकी जरूरत है, कोई लेके नहीं जाएगा, बशर्ते दूसरे के पास उतना ही हो। फिर वह क्या लेने आएगा? जितना मेरे पास है उतना ही इसके पास है, फिर मैं क्यों जाऊं उसके पास? तो ये कुछ बिंदु थे गांधी जी की न्यासधारिता के बिंदु। एक इतिहास के विद्यार्थी को इन सब बिंदुओं पर गौर करना चाहिए और जहां आवश्यकता हो वहां कहना चाहिए, लिखना चाहिए, बताना चाहिए। आपने मेरा साथ दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। नमस्ते।